MA उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान, छठा प्रश्न पत्र, भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि संविधान एक जीवित और परिवर्तनशील प्रलेख है। देश और काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधानों में परिवर्तन बहुत जरूरी हो जाता है। संविधान स्थायी नहीं होते हैं और यदि ऐसा मान लिया जाए तो हम संविधानों की तुलना धर्मशास्त्रों से करने लगेंगे, क्योंकि लॉर्ड मैकाले के अनुसार यदि किसी आदर्श संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है तो वह संविधान जड़ बन जाएगा। उस राष्ट्र की जनता आगे बढ़ती जाएगी किंतु संविधान पिछड़ जाएगा। इसी तरह से हरमन फाइनर ने भी कहा है, अपने निर्माण के 10 वर्ष बाद प्रत्येक संविधान पुराना पड़ जाता है। आवश्यकता अनुसार यदा कदा परिवर्तन द्वारा उसे अपडेट यानी आद्योपांत रखा जा सकता है। तो संविधान में संशोधन होते हैं, बदलती हुई परिस्थितियों के कारण ये संशोधन आवश्यक हो जाते हैं। तो किसी भी देश में जो संविधान बना हुआ है वो संविधान जो है वो एक जीवित और परिवर्तनशील प्रलेख है यानी डॉक्यूमेंट है। संविधान संशोधन बहुत जरूरी होता है, इसकी आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता यही है कि संविधान में आवश्यकता अनुसार बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे अपडेट करने के लिए संशोधन करना होता है। दूसरा, इसकी आवश्यकता का कारण है कि शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक उपायों से सामाजिक और आर्थिक न्याय की उपलब्धि के लिए नए संवैधानिक संशोधनों द्वारा परंपरावादी मान्यताएं बदली जाती हैं। यानी जो भी आप सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परंपरावादी मान्यताओं को बदलना ही होता है। इसी तरह से संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कुछ उपबंधों को संशोधित करना होता है, क्योंकि जो मेल नहीं खाते उनको बदलना ही चाहिए। इसी तरह से मान लो कोई पहले से बात सम्मिलित नहीं है तो उसे संविधान में हम सम्मिलित करते हैं। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है और भारतीय संविधान भी उसमें अनुच्छेद 368 जो है 368 जो है वो संविधान संशोधन की बात कहता है। मित्रों, हम जानते हैं हमारा भारतीय संविधान न तो बहुत अधिक कठोर है और न ही बहुत अधिक लचीला है। यानी ऐसी बात नहीं है कि हमारे संविधान में संशोधन ही नहीं किया जा सकता या बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों का मिला जुला रूप जो है, सामंजस्य है लचीलेपन और कठोरता का भारतीय संविधान के अंदर। अब हम समझेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या लिखी गई है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अनुच्छेद 368 जो है 368 जो है वो इससे संबंधित है, वो इस संशोधन की बात करता है। तो मित्रों, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। ध्यान से आप समझ लें, सुन लें कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला तरीका है संविधान संशोधन का, वो है हमारे संविधान के कुछ अंश ऐसे हैं जिनको संसद केवल साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकती है। ये पहला तरीका है, संसद के साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद ऐसा अकेली कर सकती है। तो ये कौन कौन से अनुच्छेद है मैं आपको बताऊं। अनुच्छेद 2, 3 व 4, अनुच्छेद 2, 3 व 4 जो है उसमें यदि कोई संशोधन करना हो तो संसद अकेली अपने साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। अब ये अनुच्छेद क्या है? ये अनुच्छेद संसद को ये अधिकार देते हैं कि वह नए राज्यों की प्रविष्टि कर सके, सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके और तदनुसार प्रथम व चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन कर सके। तो संसद को जो ये अधिकार मिला हुआ है कि वो राज्यों के नाम बदल सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो इस तरह की जो शक्ति मिली हुई है, यदि इसमें कोई संशोधन करना है तो ये संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। एक अनुच्छेद 73 का दूसरा है, अनुच्छेद 73 का दूसरा वो है संसद की किसी अन्य व्यवस्था के होने तक राज्य में कुछ निश्चित शक्तियां निहित करता है। राज्य में संसद की कुछ शक्तियों को सुनिश्चित किया जाता है इस अनुच्छेद के द्वारा। तो इसमें भी यदि संशोधन करना हो तो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इसी तरह से अनुच्छेद 100 है,
100 नंबर वाला अनुच्छेद जो है उसमें भी संसदीय गणपूर्ति का जो प्रावधान है उसमें भी संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है। इसी तरह से अनुच्छेद 75 है, 97 है, 125, 148, 165, 221, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, 118, 120, 124, 133, 135 और 169 169। ये कुछ अनुच्छेद है जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। यह है पहला तरीका या पहली प्रक्रिया संसद के साधारण बहुमत से। मित्रों, इसमें एक अनुच्छेद जो 106 है वो है कि संसद को ये जो अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करती है। तो वेतन भत्तों में यदि बढ़ोतरी करनी है, कमी तो खैर ये करते ही नहीं है, बढ़ोतरी यदि वृद्धि करनी है तो संसद अपने साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। उन अनुच्छेदों में यदि संविधान संशोधन करना है तो इसमें 2 प्रक्रियाएं होती है, 2 चरण होती है। इस प्रक्रिया में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है संशोधन विधेयक जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ये ध्यान देने की बात है। ये तरीका ऐसा है जिसमें संसद का विशिष्ट बहुमत चाहिए। विशिष्ट बहुमत का अर्थ होता है कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। ये तरीका जो है विशिष्ट तरीका जो है संसद का विशिष्ट बहुमत कहलाता है। इसमें 2 चरण हैं। पहले चरण में क्या होता है, संसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। शर्त यह है कि संसद में जब इसको पारित किया जाए तो इसके लिए संसद के कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए तथा उपस्थित व मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना जरूरी है। मान लीजिए उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तो है, लेकिन वो कुल सदस्यों के बहुमत से कम है, तो ये संविधान संशोधन पारित नहीं होगा। हम इसे स्पष्ट समझ लें। जब भी इस तरह के संशोधन विधेयक आते हैं इस तरीके वाले, तो उसमें ये देखा जाता है कि उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 यानी 2/3 बहुमत होना जरूरी है। और वो 2/3 बहुमत जो है कुल सदस्यों के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए संसद के लोकसभा की सदस्य संख्या मान लीजिए अभी 500 है, मान लीजिए 500 है, तो बहुमत चाहिए 251। अब क्या होगा, उपस्थित व मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना जरूरी है। मान लीजिए सभी सदस्य उपस्थित है, सभी ने मतदान में भाग लिया है, 500 के 500 ने, तो इसको हम करेंगे 2/3 इंटू 500। अब वो जो संख्या आएगी 2/3 इंटू 500, वो जो संख्या आएगी वो 251 से कम नहीं होनी चाहिए। हम इसको समझ ले। 2/3 इंटू 500 जब हम करते हैं तो वो जो संख्या आएगी काटने के बाद, वो संख्या हमारे 251 यानी कुल सदस्यों के बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक चरण तो होता है जिसमें संसद का विशिष्ट बहुमत चाहिए, और दूसरा तरीका होता है कि उसे आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। वो संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद राज्यों की विधानमंडलों में भेज दिया जाता है, और जितने भारत में राज्य विधानमंडल हैं उनमें कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा ये स्वीकृति मिलनी चाहिए, उनके यहाँ ये पारित हो जाना चाहिए, तभी ये संविधान संशोधन हो पाएगा।
अब ये कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें इस तरीके से यानी बहुत कठोरता से, बहुत कठिनाई से संशोधन होता है? इसमें अनुच्छेद 54 है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की बात करता है। अनुच्छेद 72 है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा बताता है। अनुच्छेद 162 जो संघ के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमाओं को बताता है। अनुच्छेद 241 है जो केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। भाग 5 का अध्याय 4 है जो संघ की न्यायपालिका है। भाग 6 का अध्याय 5 है जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। भाग 11 का अध्याय 1 जो कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों की बात करता है। और स्वयं अनुच्छेद 368 जो है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है, उसमें यदि संविधान संशोधन करना है तो ये जो विशिष्ट तरीका है इसी से संविधान संशोधन होता है। इसको हम पुनः समझ लें। इसमें क्या है, संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का समर्थन होना जरूरी है। विशिष्ट बहुमत का अर्थ है कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। तो इस तरह से ये तरीका बहुत कठोर है। और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 54, 55, 72, 162, 241, भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5, भाग 11 का अध्याय 1 और स्वयं अनुच्छेद 368 जो है, इनमें यदि संशोधन करना हो तो इसी तरीके से किया जा सकता है। अब हम तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरे तरीके में क्या है, इसमें ये कहा गया है संविधान में कि जो अनुच्छेद पहले तरीके से संशोधित होते हैं, जो दूसरे तरीके से संशोधित होते हैं, उन अनुच्छेदों के अलावा पूरे संविधान को हम इस तीसरे तरीके से संशोधित कर सकते हैं। यानी कुछ अनुच्छेद मैंने आपको पहले नंबर में बताए थे, कुछ अनुच्छेद अभी दूसरे नंबर के तरीके में बताए हैं। अब बाकी बचे हुए जितने अनुच्छेद हैं, आप जानते हैं भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो ये कुछ एक अनुच्छेद मैंने आपको बताए। तो इनके अलावा जितने भी बचे हुए हैं, वो 300 समथिंग जो भी है, उन सब में यदि संविधान संशोधन करना है तो इस तीसरे तरीके से किया जा सकता है। तीसरे तरीके में क्या है, इसमें भी संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रत्येक विधेयक को क्या होगा, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है और उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर विधेयक पारित माना जाएगा। यानी इसमें भी क्या है, संसद का विशिष्ट बहुमत आवश्यक है। विशिष्ट बहुमत का अर्थ जो मैंने आपको बताया कि कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत, ये विशिष्ट तरीका है। तो 300 से ज़्यादा अनुच्छेद तो वो हैं जिनमें इसी तरीके से संसद अकेली संशोधन कर सकती है। सिर्फ शर्त यह है कि कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और दोनों सदन में प्रक्रिया वही है, पहले एक सदन में प्रस्तुत होगा, वो पारित कर देगा तो दूसरे सदन में जाएगा, वहां से भी ये इस विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति की सहमति मिलनी चाहिए, तब वो संशोधन होगा। किसी एक सदन से पारित नहीं होने पर वो संविधान संशोधन नहीं होगा। तो इस तरह से संविधान संशोधन प्रक्रिया जो संविधान के अनुच्छेद 368 में 368 में जो लिखी गई है कि संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा तरीका है जिसमें संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से, और तीसरा तरीका संसद के विशिष्ट बहुमत से। अभी विशिष्ट बहुमत का अर्थ मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत, इसे विशिष्ट बहुमत कहा जाता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों होती है, ये बहुत ज़रूरी है, उसे अपडेट करना होता है। हमारे भारतीय संविधान में भी बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक संविधान संशोधन ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, उनसे बहुत चेंज आया है। जैसे अनुच्छेद संविधान संशोधन विधेयक 73 और 74 जो था, 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, पंचायती राज 73वां पंचायती राज से संबंधित है, 74वां स्थानीय स्वशासन से संबंधित है,
इसी तरह से एक 52वां संविधान संशोधन था जो दल बदल पर कानूनी रोक की व्यवस्था करता था। इसी तरह से एक 42वां संविधान संशोधन था जो बहुत सारे संशोधनों को लेकर के आया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसी के द्वारा हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये शब्द जो है हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसी तरह से हमारे जो 10 मूल कर्तव्य उस समय निश्चित किए गए थे वो भी इसी संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। बहुत सारे संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए। इसी तरह से एक 44वां संविधान संशोधन भी हुआ है 1979 में और इसके द्वारा मैं आपको बता दूं कि हमारा एक जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे संपत्ति का मूल अधिकार कानूनी अधिकार बनाया गया और मूल अधिकारों से उसे रद्द किया गया। तो ये भी संविधान संशोधन हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन नंबर हैं जो हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माने गए तब इनको किया गया। तो 42वां, 44वां, 52वां, इसी तरह से 73वां, 74वां और भी हैं सब संविधान संशोधन सभी सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा चर्चित संशोधन नंबर हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भी ज़रूरत होती है संसद जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया को संपादित करती है और इसकी पहल करती है। राज्यों को संविधान संशोधन की पहल करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये था संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में।